हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्केनिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी एग्ज़ाम होता है तो ज्वालामुखीता से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए कि किस प्रकार से ज्वालामुखी की क्रिया होती है, मतलब ज्वालामुखी के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला कारण जो होता है, आप लोगों को पता होगा कि पृथ्वी का आंतरिक भाग में होने वाले बहुत से ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आंतरिक घटित प्रक्रिया, जिसकी वजह से बेसिकली वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जिससे आप बोलते हैं ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, तो किस प्रकार से ये होता है, एक बार इसको ड्राइंग से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है। ठीक है, ये आपकी पृथ्वी का एक भाग है जो हमने कट कर लिया है। अब मैंने बताया कि अगर आप गहराई में जाएंगे पृथ्वी के, तो हर 32 मीटर पर क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा। मैंने इतना आप लोगों को पढ़ाया है। यानी कि आप जैसे जैसे भीतर की ओर जाएंगे, आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता दिखाई देगा। इस वजह से यहाँ जो नीचे की जो चट्टानें हैं वो क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। अब क्या होगा, ये धीरे धीरे मैग्मा के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। और जब इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या होगा, एक टाइम के बाद ये फट जाएगा। तो ये जो ज्वालामुखी है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इतना आपको आसान भाषा में आई होप कि समझ आया होगा। अब देखिए दूसरा क्या रीजन हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने बोला कि ये पृथ्वी का क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, इसलिए इसको ग्रीन बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का एक भाग है। अब क्या है, ये पृथ्वी का भीतरी भाग है। तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो भीतरी भाग पर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ भी ज्यादा होगा, यहाँ भी ज्यादा होगा। अब समझिए, मान लीजिए पृथ्वी का ये भाग, यहाँ पर दरार पड़ गई और ये क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, तो जब यहाँ की चट्टान टूट गई तो आप बोल सकते हैं कि अब यहाँ का प्रेशर जो है वो कम होगा। यहाँ का प्रेशर कम होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि अब यहाँ पर जो मैग्मा थी वो इस एरिया को सबसे जल्दी पिघलाएगी, क्योंकि यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, कम था। अब ये इसे इस लेवल तक पिघला देगी, और बाकी यहाँ से तो प्रेशर लग ही रहा है। तो अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये वाले एरिया से क्या होने लगेगा, बहुत ज्यादा ज्वालामुखी निकलने लगेगी। ये मैग्मा जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, जिसे आप बाहर आने के बाद क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। फिर ये क्या होगा, अगर लावा बाहर आया, ठीक है, लावा जो है वो बाहर आया, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये जो लावा है, ये लावा जो है ये धीरे धीरे इधर की ओर जाने लगेगा, ये बहने लगेगा। बहते बहते ये यहाँ पर क्या करेगा, एक सॉलिड एरिया बना लेगा। लावा के ठंडे होने से ही तो सॉलिड एरिया बनते हैं ना। फिर मान लीजिए कि या तो ये प्लेट्यू बन जाएगा या तो ये प्लेन बन जाएगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पेड़ पौधे फिर से उग जाएंगे। तो इस तरीके से जो होती है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित प्रक्रिया होती है, जो कि वॉल्केनिक इरप्शन के लिए जिम्मेदार होती है। आई होप कि आप लोगों को टोटली जो है वो समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, इसको इरेज कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए, यहाँ मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह है। अब पृथ्वी की सतह पर एक छोटा सा भाग क्या हो गया है, टूट गया है। अब मान लीजिए कि बहुत तेजी से क्या होने लगी, वर्षा होने लगी। तो वर्षा यहाँ से कहीं नहीं जा पा रही है नीचे की ओर, यहाँ से भी नहीं जा पाएगी। ठीक है, ये नहीं जा पाएगी, लेकिन ये वाला जो छेद हो गया था, तो इससे क्या होगा, वर्षा का पानी धीरे धीरे यहाँ आने लगेगा। अब आपको पता है कि नीचे की ओर क्या है, मैग्मा का बहुत ज्यादा भंडार है। तो मैग्मा का भंडार होने की वजह से ये वाला जो आपका एरिया होगा, यहाँ पर जब पानी गिरेगा तो ये क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण होने लग जाएगा बहुत तेजी से। जैसे ऐसे समझ लीजिए, आप जब डोसा, आप लोगों ने डोसा बनते देखा होगा, घर पे भी बनाया होगा। तो आप लोगों ने देखा होगा जब डोसा तवा में जनरली गर्म होने पर हम पानी का छिड़काव करते हैं, उसके बाद डोसा का लेप लगाते हैं, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो भाप बनकर उड़ता है। तो
उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जब ये जो गर्म एरिया है, जो मैग्मा है, उस पर पानी पड़ेंगे तो पानी पड़ने की वजह से क्या होने लगेगा, बहुत ज़्यादा वाष्प बनकर ये उड़ने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण होने की वजह से क्या होगा, वाटर वेपर बनेगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वाटर वेपर होती है उसमें गुप्त ऊष्मा होती है, यानी कि ये दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने की वजह से फिर से ये क्या हो जाएगा, बूम हो जाएगा। यानी कि बूम का मतलब आप लोग समझते हैं। देखिए, ये ऐसे होने की वजह से इतना प्रेशर क्रिएट हो गया कि यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये ड्राइंग काफ़ी हौच पौच हो गया है, लेकिन एग्जाम में आप इसको बहुत सिंपल वे में भी बना सकते हैं कि मान लीजिए आप लोगों ने क्या कर दिया है, एक सरफेस बना लिया है। ठीक है, ये मान लीजिए आप लोगों का एक सरफेस है। अब ये सरफेस हो गया, फिर यहाँ पर एक जो है वो होल ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग जो है वर्षा का पानी क्या होगा, यहाँ से धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होने लगेगा, यहाँ नीचे तो ऑलरेडी बहुत सारा मैग्मा है। नीचे क्या है, ऑलरेडी बहुत सारा मैग्मा है। अब ये दोनों धीरे धीरे क्या होने लगे, मिलने लगे। मिलने के बाद क्या होगा बताइए, वाष्प बनकर ये जो है वो उड़ने लगेगा। वाष्प का भी हम लोग अलग कलर जो है वो कर देते हैं, ये वाष्प बनकर उड़ने लगेगा। अब इतना ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इतना हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी फूट जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी में प्लेट टेक्टोनिक की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार से होती है। 3 प्रकार से होती है ना, एक होती है अभिसारी, एक होती है अपसारी, और तीसरी होती है समानांतर। 3 तरह से होती है। देखिए, जो अभिसारी होती है वो होती है ओसी, फिर अपसारी होती है ओ, फिर उसके बाद है समानांतर। समानांतर का है सी और सी। यानी कि देखिए, अभिसारी का मतलब मैंने बताया था, जब 2 प्लेटें हैं, इसको इरेज करके समझते हैं। मान लीजिए ये 2 प्लेटें हैं। ठीक है, ये आपकी ओशनिक प्लेट है और ये है आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये दोनों जब बेसिकली एक दूसरे की तरफ आएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आप लोग बोलेंगे अभिसारी। फिर 2 प्लेटें हैं। ठीक है, 2 प्लेटें हैं, अगर वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी। ये सीपी है, ये भी सीपी है। ठीक है, एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, अपसारी हो जाएंगे। फिर एक दूसरे के समानांतर प्लेटें कैसी गति करेंगी, जैसे मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, दोनों की गति एक साइड ही हो रही है और एक साथ हो रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि अभिसारी और अपसारी यानी कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के फलस्वरूप वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो आपके दिखाई देते हैं, परंतु जो ये समानांतर गति होती है उसमें जो है वो वॉल्केनो नहीं बनते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझना है। फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज नोट कीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब सिलिका की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो सिलिका की मात्रा ज्यादा होने के फलस्वरूप मैंने आपको ये चीज बताया था कि जब सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है तो वो तेजी से क्या होने लगता है, बताइए। जब सिलिका की मात्रा ज्यादा होने लगता है तो जो चट्टानें हैं वो अम्लीय होती है। ठीक है, या लिक्विड जो है वो अम्लीय होगा। सिलिका की मात्रा कम होगी तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, जिसे आप बेसाल्टिक चट्टानें बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और याद रखिए कि सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी यानी कि बहाव क्या हो जाएगा, बहाव जो है वो कम हो जाएगा। सिलिका की मात्रा कम है यानी कि बहाव जो है, बहाव ज्यादा हो जाएगा। यानी सिलिका और बहाव में बेसिकली क्या है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। अब इसको दूसरे एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कि ये एक सरफेस है। ठीक है, ध्यान से समझना है, ये एक सरफेस है, यहाँ से ज्वालामुखी क्या है, निकल गया। ठीक है, ये ज्वालामुखी है आपका, ये धीरे 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 निकल रहा है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होते 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 यहाँ पर बैठने लगेगा, यहाँ पर बैठने लगेगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बैठने लगेगा। धीरे धीरे ये फिर क्या होने लगेगा, और तेजी से बहने लगेगा। अगर ये तेजी से बह रहा है, इसका मतलब क्या है, तेजी से बह रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें सिलिका की मात्रा क्या है, कम है।
तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो पठारों का निर्माण होता है, पठार यानी प्लेटिंग, प्लेटिंग या फिर मैदान जिसे आप प्लेन बोलते हैं, उसके निर्माण में सिलिका की भूमिका होती है। ठीक है, सिलिका युक्त ज्वालामुखी की भूमिका होती है। जबकि अगर आपको क्या बनाना है, अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है, और ये इतना धीरे धीरे हो रहा है, इसका बहाव इतना कम है। बहाव कम है का मतलब क्या होता है, सिलिका इसमें बहाव कम है तो सिलिका ज्यादा है। याद रखिएगा, बहाव कम है मतलब सिलिका ज्यादा है, और बहाव अगर कम है तो सिलिका ज्यादा है, और बहाव अगर ज्यादा है तो सिलिका कैसी है, कम है। तो सिलिका कम है। अब मान लीजिए कि ये जो है वो बहुत तेजी से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, ठीक है, तेजी से हुआ है, तेजी से होगा तो दूर तक फैलेगा। याद रखिएगा कि ज्वालामुखी उद्गार अगर बहुत तेजी से होगा तो ये धीरे धीरे जो लावा है वो बहुत दूर तक फैलेगा। लेकिन मान लीजिए एक जगह बहुत धीरे धीरे हो रहा है, एक जगह क्या हो रहा है, बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। तो जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा और धीरे धीरे होते जाएगा, यहाँ उद्गार होते जाएगा, तो ये क्या करेगा, बड़ा सा एक माउंटेन बना लेगा। जबकि जो तेजी से हुआ और तेजी से पिघल गया लावा, तो ये क्या कर दिया, प्लेन या फिर प्लेट्यू बनाया। इस बात को याद रखिएगा कि जब ज्वालामुखी जो है वो धीरे धीरे आ रही है तो वो माउंटेन्स का निर्माण कर रही है, ठीक है, ऊंचे भूभाग का निर्माण कर रही है। जैसे कि मान लीजिए कि ये लावा निकला, फिर ये ठंडा हो गया, फिर निकला, फिर ठंडा होते गया, तो इस तरीके से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, लेयर बनते जाएगा और ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, माउंटेन्स का रूप लेने लगेगा। लेकिन जब बहुत तेजी से जो है वो मैग्मा बाहर की ओर आएगा तो ये तेजी से पिघल जाएगा और फिर ठंडा हो जाएगा, मतलब कि वो प्लेट्यू बना लेगा। इतना ही आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और मैंने बताया कि जब सिलिका जो है वो सिलिका अगर ज़्यादा है तो बहाव उसका कम है, बहाव कम है। तो बहाव कम किसका है, ऑब्वियस सी बात है इसका। तो माउंटेन्स जब बना तो सिलिका का बहाव कैसा होगा, बताइए, सिलिका कैसा होगा, अगर बहाव कम है यहाँ पर तो सिलिका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि बहाव कम है, यहाँ बहाव क्या है, ज़्यादा है, यानी यहाँ पर क्या है, सिलिका कम है। इस बात को याद रखिएगा। अब एक बार हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है। थ्योरी में क्या लिखा है उससे आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए ज्वालामुखीयता यानी वॉल्केनिज्म में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो या भूमिका पढ़ेंगे, जिसमें ये पढ़ेंगे कि ज्वालामुखीयता होती क्या है, या फिर ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के कौन कौन से घटक होते हैं, ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निस्रित यानी निकलते हैं, ठीक है, कारण क्या क्या हो सकता है। तो मैंने पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित प्रक्रिया बताया था, प्लेट विवर्तनिकी भी बताया था कि किस प्रकार प्लेटें हैं जो टूट टूट कर बनती है। तप्त स्थल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट बोलते हैं, ठीक है। तो हॉटस्पॉट किस प्रकार से हेल्प करते हैं वॉल्केनिक इरप्शन के लिए, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए प्रकार या फिर वर्गीकरण, तो उद्गार के प्रकार के आधार पर और उद्गार अवधि के आधार पर। वितरण किस प्रकार से है, वितरण है विश्व में, भारत में, ये भी पढ़ेंगे। और ज्वालामुखीयता यानी वॉल्केनिज्म का कुछ ना कुछ इफेक्ट होता होगा, वो भी पढ़ेंगे। तो एक होता है पॉजिटिव इफेक्ट और दूसरा होता है नेगेटिव इफेक्ट। उसके बाद देखिए संबंधित अन्य पहलू, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम लोग गेसर पढ़ेंगे, गर्म जल स्रोत पढ़ेंगे, धुआंरे पढ़ेंगे, छद्म ज्वालामुखी पढ़ेंगे, आभ्यंतरिक और बाह्य जो है वो वॉल्केनिक क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद ज्वालामुखी स्थलकृतियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी जब उत्पन्न होता है तो उसकी फलस्वरूप कुछ ना कुछ क्या बनती है, स्थलकृतियाँ बनती है, जिससे आप इंग्लिश में बोलते हैं लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो वो लैंड फॉर्म्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज ये केवल इंट्रो क्लास है, इंट्रो में ही कंप्लीट हो जाएगी। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा अच्छे से इलोबरेट करके पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर इंट्रो में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि ज्वालामुखीयता क्या होती है, ज्वालामुखी क्या होते हैं, उसके घटक और निःसृत पदार्थ। तो सबसे पहले ये देखिए कि निःसृत पदार्थ क्या होते हैं। देखिए निःसृत पदार्थ जो है वो 4 अवस्थाओं में बाहर आ सकते हैं, एक ठोस के रूप में, गैस के रूप में, तरल यानी लिक्विड फॉर्म में, या फिर ज्वालामुखी राख के रूप में। ठोस वाले जो पदार्थ है वो यहाँ पर 5 प्रकार के दिए हुए हैं, एक ज्वालामुखी बम, दूसरा लेपिली, तीसरा स्कोरिया, चौथा प्यूमिस स्टोन और फिर है ब्रेसिया।
इन पांचों में क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए ज्वालामुखी बम। ज्वालामुखी बम जो है वो बड़े बड़े टुकड़ी चट्टानें होती हैं, ठीक है। ये क्या है, मिश्रित पदार्थ है। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उससे जब बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े निकलते हैं तो उसे हम कहते हैं ज्वालामुखी बम। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि बड़े टुकड़ों के साथ कुछ ना कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी तो निकलेंगे, तो इन छोटे टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, लैपिली बोलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, मटर के दाने के बराबर चट्टानी टुकड़े लैपिली कहलाते हैं। उसके बाद है स्कोरिया। लैपिली से भी छोटे जो दाने के समान होता है ना, उसको बोलते हैं स्कोरिया। ये सभी ठोस के टाइप हैं। फिर एक जगह आप लोगों ने प्यूमिस स्टोन का निर्माण किस प्रकार से होता है ये देखा होगा। जैसे देखिए प्यूमिस स्टोन आप लोगों को पता है, आप लोग कभी भी जैसे नदी या फिर किसी तालाब के पास गए होंगे या फिर सी साइड पर गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ एक चिकनी चट्टान होती है, वाइट कलर की, क्रीम कलर की, और भी बहुत से कलर होते हैं, बहुत चिकनी चट्टान होती है। उसको हम बोलते हैं प्यूमिस स्टोन या प्यूमिस पत्थर, ठीक है। ये बहुत हल्के भरभरा होता है, धब्बेदार भी हो सकता है। जनरली लोग इसका यूज करते हैं ना सौंदर्य प्रसाधन की चीजों में, ठीक है। फिर आगे देखिए ब्रेसिया। ब्रेसिया क्या होता है, तो ब्रेसिया जो है वो कोड़ी आकार के टुकड़े होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये चारों आपको समझ में आया। फिर आगे देखिए गैस, ठीक है। तो जल वाष्प की मात्रा सर्वाधिक यानी कि कुल पदार्थ का 60 से 90% तक होता है। देखिए जब भी ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया होती है, ठीक है, ये ज्वालामुखी उद्गार की जब क्रिया होती है तो आप लोगों को इतना पता है कि उसमें क्या होती है, गैस भी बहुत सारे निकलते हैं। तो उस गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वाटर वेपर होता है, जल वाष्प होता है। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है या ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है। तो फिर ऑप्शंस में लिखा रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन गैसों में क्या लिखा रहेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर ऑप्शन नंबर 4 में होगा जल वाष्प। तो जिसको नहीं पता होगा तो जनरली वो क्या टिक करेंगे, वो सोचेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, क्योंकि ये जनरली क्या होती है, हमारे जो है वायुमंडल उसको क्या करती है, इफेक्ट करती है बुरी तरीके से, ठीक है। और जो बेसिकली एयर की क्वालिटी है वो भी ये कम करती है। तो हम सोच सकते हैं, ऐसा हमको लग सकता है कि नहीं ये होंगी, लेकिन जिन लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा या फिर जिन लोगों ने ये क्लास देखा होगा, वो बिल्कुल श्योर होंगे कि मैम ने क्या बताया था कि जल वाष्प की मात्रा वोल्केनिक इरप्शंस में सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 60 to 90%। आगे देखिए, और अन्य गैसें कौन कौन सी निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड इत्यादि। फिर आगे देखिए तरल यानी लिक्विड। तो ये जो मैग्मा और लावा है, मैग्मा या लावा वो क्या है, तरल फॉर्म में है, वही तो बाहर आ रहा है। जब वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो ये तरल फॉर्म में ही तो बाहर आ रहा है। मैग्मा जो है वो बाहर आकर लावा का रूप लेता है, ठीक है। अगर वो भूगर्भ के अंदर है तो वो मैग्मा कहलाता है, भूगर्भ से बाहर है तो वो लावा कहलाता है। और इस लिक्विड की जो प्रवृत्ति होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है अम्लीय और एक होती है क्षारीय। और मैंने आप लोगों को बताया है कि अम्लीय और क्षारीय कैसे डिफाइन होता है, टेस्ट करके डिफाइन नहीं होता है। देखिए अगर बेसिकली सिलिका की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, इस लिक्विड में सिलिका की मात्रा ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। सिलिका की मात्रा ज़्यादा तो अम्लीय, और सिलिका की मात्रा कम तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। याद रखिएगा कि जो क्षारीय होता है यानी कि जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं वो अपेक्षाकृत कम तापमान पर पिघलता है, याद रखिएगा इस बात को। और अम्लीय जो होगा वो अधिक तापमान पर पिघलेगा। आप लोगों को आज मैंने जितना कुछ पढ़ाया वो समझ में आया है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं काफ़ी आपको बेसिक्स चीज़ें इसमें जो है वो समझा पाऊँ, वो भी डायग्राम की सहायता से। तो मेरी जो डायग्राम है वो बहुत अच्छी नहीं बनी होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रफ थी और मेरे पास जो है वो पेन नहीं है, तो वो उससे काफ़ी बारीक नहीं बन पाता है, ठीक है। तो मैं जनरली है वो ऐसे ही बना देती हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को अगर कोई कमी लगेगी तो आप लोग मुझे फीडबैक ज़रूर देंगे, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और टॉपिक का आपका जो नाम है, ये ज्वालामुखी राख जो है वो छूट गया, एशेस भी तो निकलती है ना, एशेस भी तो निकलती है जब भी आपका वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो उसमें कुछ ऐसे धूल के कण वाले कालिक होते हैं। तो
तो ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। कल हम लोग वोल्केनिक इरप्शन के कॉजेज पढ़ेंगे, जिसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस किस प्रकार की जो घटना है वो घटती है, उसको हम लोग डायग्राम की सहायता से पढ़ेंगे, ताकि आपको याद ना करना पड़े और आप पॉइंट टू पॉइंट इसको अपने आंसर्स जब आप लोग लिखेंगे ना, तब आप लोग इसको लिख सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।